अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कलीमुल्लाह। आप देख रहे हैं चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। नाजरीन, आज हम जो है वो साहिवाल में मौजूद हैं। जवाद साहब के पास हम तशरीफ़ लाए हैं जो कि आलू के लिए ज़मीन की फसल की तैयारी कर रहे हैं। आलू जैसा कि हमारे घरों में तमाम जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी जान है, और इसके अलावा जो है वो अगर देखा जाए तो दुनिया भर में गंदम, चावल और मकई के बाद आलू चौथे नंबर पे बड़ी फसल है जो कि काश्त की जाती है। इसके अलावा नासा ने जो है वो मरीख पे जो डिफरेंट तजर्बात किए हैं वहाँ पे उन्होंने आलू को ही काश्त किया है, क्योंकि इंसानी तजर्बात की रोशनी में क्योंकि फ़सल ज़्यादा काश्त होती है। 37 करोड़ टन से ज़्यादा जो है वो हर साल दुनिया भर में आलू उगाया जाता है। अगर इसको जवाद साहब अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि हर बंदे के हिस्से में तकरीबन एक आलू रोज़ वो उसको खा सकता है, इतना आलू जो है वो काश्त किया जाता है। आज की जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि हम अपने किसान भाइयों को आगाह कर सकें कि आलू के लिए ज़मीन की फसल की जो है वो तैयारी कैसे होनी चाहिए। जवाद साहब, बहुत शुक्रिया, हम आपके पास जनाब तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया। आपके पीछे ज़मीन में इस टाइम जो है वो आलू के लिए आप ज़मीन तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, हमें बताएं कि किस तरह की ज़मीन चाहिए आलू की फसल के लिए। आलू बेसिकली एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ट्यूबर क्रॉप है और इसने ज़मीन के अंदर जो है अपने साइज़ को बढ़ाना है। अगर ज़मीन नरम भुरभुरी नहीं होगी तो क्या है कि ये ट्यूबर इसका नहीं डेवलप हो पाएगा, इसकी जड़ें आगे नहीं चलेंगी। इसलिए आलू के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन नरम हो, भुरभुरी हो। पक्के वाट की ज़्यादा पक्के वाट की ज़मीनें इसके लिए अच्छी नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये कि वो ज़मीन पानी को अपने अंदर संभाले भी रखे और पानी को खड़ा भी ना होने दे। ठीक है, जिस ज़मीन में मतलब पानी खड़ा हो वहाँ पे ये नहीं है वो पानी का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। हाँ जी, उसमें पानी जज़ब करती हो ज़मीन, जिसको पंजाबी में कहते हैं पानी पींदी हुए ज़मीन, वो काफ़ी है इसके लिए। एक अच्छी पैदावार लेने के लिए आप अपनी ज़मीन की तैयारी में क्या चीज़ें देखते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक हमें ज़रा किसानों को बताएं हमारे जो। मैं अभी जो है वो अपनी ज़मीन की तैयारी करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसको ज़मीन को लेवल करवाया, लेज़र जो है वो आज लगा हुआ है। इसके बाद जो है हम इसके साथ डीएपी, इसको जो है 1 बोरी डीएपी इसमें इस्तेमाल करेंगे, 1 बोरी हम इसमें एसओपी खाद इस्तेमाल करेंगे, साथ जो है वो हम 2 बोरी इसमें ऑर्गेनोफास या जो है बायो ऑर्गेनिक फॉस्फेट इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमने तकरीबन 1 माह पहले जब ये मकई से हमारी ज़मीन जो है ख़ाली हुई थी तो हमने इसमें 10 ट्रालियाँ जो है वो इसमें गोबर की जो है वो डलवाई हैं। गोबर की खाद डलवाना क्यों ज़रूरी है? आपने 10 ट्रालियाँ क्यों डलवाई? ज़मीन को जो है ना, ज़मीन को जो न्यूट्रिएंट्स हैं ज़मीन के अंदर वो पौधे को अवेलेबल होने के लिए ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। ऑर्गेनिक मैटर ही वो चीज़ है कि जो बैक्टीरियाज़ को ज़िंदा रखता है, जो सारे केमिकल्स रिएक्शन जो ज़मीन के अंदर होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ज़मीन को नरम भी रखता है और पानी को भी रिटेन करने में यही ऑर्गेनिक मैटर है जो रूढ़ी के अंदर है, जो ज़मीन में ऐड करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जवाद साहब, लेज़र लैंड लेवलिंग जैसा कि आप पीछे करवा रहे हैं, इससे आप जो है वो पैदावार में एक आम ज़मींदार के मुकाबले में जिसने लेज़र लैंड अपनी लेवल नहीं करवाई, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है? पैदावार का कितने बोरियों का अंदाज़न फ़र्क पड़ जाता है, जो आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं? मैं समझता हूँ कि 50 से 60 बोरियों का जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। वो इस तरह से उसको मैं ऐसे जस्टिफाई करूँगा कि जिस जगह पे मेरा आलू जो है वो ज़्यादा नीचा हो गया है, ज़मीन वहाँ से खेलियाँ नीची हैं, वहाँ पानी खड़ा होना शुरू हो जाएगा। पानी खड़ा होने से जड़ की जितनी बीमारियाँ, राइज़ोक्टोनिया है या रूट रॉट है, वो ज़्यादा इस पर अटैक करेगा। फिर जो है अगर वो ज़मीन नीची है, ठीक है, वहाँ पानी खड़ा रहेगा, अगर ऊंची है तो वहाँ पानी नहीं पहुँच पाएगा, ज़मीन सख्त हो जाएगी। फिर क्या होगा कि मेरा ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा होगा, जो मैं इस पर बहुत ज़्यादा फंजीसाइड मुझे करने पड़ेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करना पड़ेगा, तो वो सारा मेरा ख़र्चा भी बच जाएगा और मेरी पैदावार भी अच्छी आएगी। ठीक है जवाद साहब, आप हमें ये बताएं कि जिस ज़मीन में पानी खड़ा हो जाता है वहाँ आपने बताया कि फसल एक अच्छी नहीं हो सकती, तो खादों की कितनी मिकदार आलू की फसल के लिए, कौन सी खाद है जिसकी मिकदार अच्छी चाहिए? या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ज़मीन ऐसी है मतलब जिसमें ज़मीन में नमकियात हैं, उसके लिए ज़मींदार क्या करें? ज़िम्मेदार जो है सबसे पहले तो नमकियात को ख़त्म करने के लिए उस ज़मीन में जिप्सम ऐड करे। फिर जिस ज़मीन में नमकियात ज़्यादा हो जाते हैं उस ज़मीन की पीएच बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है,
उस पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए वो सॉइल कंडीशनर यूज़ कर सकता है, वो सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकता है, वो हमारे पास फास्फोरस डिकम्पोजिंग बैक्टीरियाज हैं वो यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है। नाजरीन, स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप नंबर देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को जो है वो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया चाहिए, ठीक है, तो हम उनको ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारी अपनी जो है वो रिसर्च के बाद ये चीज़ हम सामने लेके आए हैं। नाजरीन, थोड़ा सा ये हमारे किसान भाइयों को बता दें कि फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का ज़मीन में क्या किरदार है। फास्फोरस जो है ना, जो हम डीएपी की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में अप्लाई करते हैं, वो फास्फोरस जो है वो टूटने में तकरीबन 40 से 50 दिन चाहिए। ठीक है। हमारी ज़मीन में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो उसको तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारी ज़मीनों में और ऑलरेडी जो है ऑर्गेनिक मैटर की बड़ी कमी है, यानी कि हम जो डीएपी डाल रहे हैं उसमें से 10 से 15% सिर्फ पौधे को अवेलेबल होती। ठीक है। फास्फोरस डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया डालने से 100% फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होती है। आप कह लें कि जहां आपने 2 बोरियां डीएपी इस्तेमाल करनी है, वहां 1 बोरी से शानदार रिजल्ट आता है। ठीक है। इस टाइम जो है वो अगर मैं आपको दिखा सकूं नाजरीन कि मट्टी जो है वो इस टाइम जो तैयार की है, आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल नरम और भुरभुरी हो चुकी है। मतलब अगर हम बात करें कि ऐसी जो है वो आपको ज़मीन की तैयारी इसमें करनी चाहिए ताकि जो पिछली फसल के जो बाकियात हैं वो उनको आपको पहले तलफ़ करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा जब हमारी ज़मीन इस टाइम तैयारी के मराइल आखिरी मराइल में है, इसके बाद हमें ये बताएं कि जब इन्होंने आलू लगाना है, ठीक है, तो वो जो बीज ये लगाना चाह रहे हैं उस हवाले से हमें बताएं कि ज़िम्मेदार किन चीज़ों का ख्याल रखें। ज़िम्मेदार जो है वो सबसे पहले जो ये चीज़ है ना, वो ये है कि डोरमेंसी को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोल्ड स्टोर से आलू को बाहर निकालते हैं तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता, वो डोरमेंट होता है। उसको बाहर निकाल के कम से कम 3 से 4 दिन जो है वो आप साए वाली जगह पे रखें, उसकी फोट निकलने का इंतज़ार करें। फोट अगर नहीं निकली आलू की तो आप उसको हरगिज़ काश ना करें, उसमें या तो जर्मिनेशन का प्रॉब्लम होगा, या अगर बाद में अगर फोट निकलती है तो वो है कि बैक्टीरियाज और दूसरी फंगल बीमारियां भी उस पर ज़्यादा आएंगी। इसलिए थोड़ी फोट निकल आए, थोड़ी आंखें उसकी डेवलप हो लें, फिर आप जो है इसको सिलेक्ट करें। ठीक है। तो ये ज़िम्मेदार जो इसके लिए बीज का इंतखाब कैसे करते हैं, मतलब डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ हैं, हाँ जी, वो भी बीज दे रही हैं, हाँ जी। या उनके घरों में जो पिछली फसल का बीज पड़ा है, कौन सा बीज उन्हें इंतखाब करने में मतलब ये करना चाहिए, अमल करना चाहिए जिस पे? मैं समझता हूँ कि आलू जो भी ज़िम्मेदार काश करता है ना, उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है अच्छा सीड। तो लेटेस्ट वैरायटी का जो है वो सीड आजकल इसमें चल रही है, लेटेस्ट जो है, फिर जो है और भी काफ़ी वैरायटीज़ जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो फार्मर को ये चाहिए कि वो अच्छा बीज इस्तेमाल करे। अगर उसके पास बहुत सालों का बीज चल रहा है, 4 से 5 साल एक बीज चल रहा है, तो उसको बदल ले। उसके ये है कि ज़मीन में एक तो बीमारियां आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, फिर ये है कि वो पोटेंशियल अपना लूज़ कर जाता है, ठीक है। उतनी पैदावार नहीं दे पाता। नया बीज ले, हाजी सन्स वाले हैं और बहुत सारी कंपनियां, मतलब मार्केट में जो अच्छी, जिनकी रिप्यूट अच्छी है, उन कंपनियों का जो है वो बीज लेके ज़िम्मेदार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो अब तक सुना है या पढ़ा है कि आलू की फसल के लिए पोटाश बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है, क्या किरदार है पोटाश का, ज़िम्मेदार को बताएं ताकि वो इसके इस्तेमाल पे तवज्जो दें। पोटाश का जो सबसे बुनियादी काम है वो पौधे में खुराक की तरसील है, यानी कि जो खुराक उसमें पत्तों में बन रही है वो उसकी गंदल में ना स्टोर होती रहे, वो अंदर भी जाए। कभी कभी आपने देखा होगा, आलू के ज़िम्मेदार देखते होंगे कि गंदल बहुत ज़्यादा मोटी होती है पर नीचे ट्यूबर नहीं बन पाता। उसका मसला यही होता है कि उस ज़मीन में पोटाश की कमी है, वो उसको ट्यूबर को खुराक नहीं दे पा रहा। तो पहले तो आलू जो है, आलू की मोटाई के लिए, साइज़ के लिए, खुराक की प्रॉपर तरसील के लिए पोटाश देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ये बात मैं बताता चलूँ कि आलू वाहिद पौधा है जिसको पहले दिन से पोटाश चाहिए। पहले दिन से उसको पोटाश मिलेगी क्योंकि उसने ट्यूबर जो डेवलपमेंट है वो पहले दिन से शुरू कर देनी। ठीक है। पहले 10 दिन में पौधा ये डिसाइड कर चुका होता है कि उसने नीचे कितना ट्यूबर बनाना है। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं भी अपनी फसल में जो है वो SOP जो खाद है 25 kg मैंने ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल की है। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि जवाद साहब की तरह साहिवाल उकाड़ा, क्योंकि इसे आलू का जोन कहा जाता है, तो यहाँ पे ऐसे ज़िम्मेदार भी हैं
मतलब जो बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं, बहुत अच्छी पैदावार लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक जो आलू का पौधा है वो 40 से लेकर 70 तक आगे जो है वो ट्यूबर जो है वो आलू के पैदा कर सकता है, इतना पोटेंशियल होता है अगर ज़मीन ज़रखेज़ हो। हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि एक अच्छी पैदावार लेने के लिए ज़मीन को जो है वो बाकायदा उसका लेवल करवाएं और जो एक फ़सल की मुकम्मल जो रिक्वायरमेंट है वो इसकी जो है वो पूरी करें। अच्छा, इसके अलावा जो बीज को कोई जहर लगा कर को काश्त करने के हवाले से बता दें। जी बिल्कुल, मैंने ये देखा है कि जिस बीज को जहर लगाया जाता है वो बीज कह लें कि उसको साजगार माहौल मिल जाता है। ठीक है, ये इसकी मिसाल मोटी सी ऐसे ही है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल लाहौर जाना है, आप अगर एसी वाली गाड़ी में बैठ के जाएंगे तो आप कंफर्टेबली आराम से चले जाएंगे। इसकी बजाय अगर आप लोकल किसी गाड़ी में सफ़र करेंगे तो आपको लग पता जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। इसी तरह ये है कि ज़मीन में जब आलू जाता है उसको एक साजगार माहौल मिल जाता है, वो बीमारियों से बचा रहता है और वो अपनी पूरी तवज्जो जो है वो ग्रोथ की तरफ देता है जी। ठीक है, तो मार्केट में काफ़ी सारी जो है वो सीड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। मैंने अपनी ज़मीन में सिंजेंटा की वाइब्रेंस प्रीमियम भी इस्तेमाल की है और मैंने जो है बायर की वो भी जो है वो इस्तेमाल की है दवाई। कैसे रिजल्ट आपको मिले हैं? मैं ये समझता हूँ कि सिंजेंटा की जो वाइब्रेंस प्रीमियम है वो अच्छी पैदावार जो है वो दे देती है। उसका सबसे अच्छा करैक्टर ये है कि उसमें आलू का जो साइज़ है ना वो इक्वल डेवलप होता है। ये नहीं कि कोई आलू बड़ा हो गया कोई बहुत छोटा हो गया, इक्वल साइज़ के आलू निकलते मतलब जो बेबी साइज आलू हैं वो नहीं होता, उनको बाकायदा जो है वो पूरा जो है एक आलू की ग्रोथ जो है वो इक्वल होगी। पोटाश से आलू की ग्रोथ में इजाफा होगा, जो ट्यूबर बनेंगे और इक्वल ग्रोथ होगी। और उसके अलावा नाज़रीन, जब मार्केट में मंडी में आलू आते हैं, आपको जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ मार्केट का विज़िट करवाता रहता हूं, तो जिस ज़मींदार ने जो है वो पोटाश इस्तेमाल की होती है उसमें जो है वो एक उसके जो आलू है वो शाइन दे रहा होता है। ठीक है, इस तरह जिस तरह हम बाकी बागात में अमरूद में या उसके अलावा किन्नू है या आजकल जैसे और बहुत सारे जो हमारे बाग हैं वहाँ पे पोटाश जिस बाग में इस्तेमाल हुई होती है वो फल बता रहा होता है हमें, तो बिल्कुल जो है वो आलू की भी फसल हमें बता रही होती है कि मुझे पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मुख्तसर से अल्फाज में ज़मींदारों को खादों की तरतीब ज़रा बता दें आलू के वाले से। ज़मींदार जो है वो 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP 25 kg वाली, जिसमें 30% जो है वो कम से कम पोटाश हो, और उसके अलावा जो है आप इसमें जो है BOP बायो ऑर्गेनिक फास्फेट खाद ये इस्तेमाल करें। ये तो हो गया ज़मीन की तैयारी। फिर एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी वो ये कि आपने इसको सल्फ़र ज़रूर देना है। उससे ये है कि एक तो आपकी जो है आलू का जो साइज़ है वो अच्छा डेवलप होगा, फिर वो बीमारी से पाक रहेगा। तो सल्फ़र जो है तकरीबन 3 से 4 किलो आपने आलू में लाजमी इस्तेमाल करना है। सल्फ़र का क्या किरदार है? एक मेन सल्फ़र एक तो ज़मीन को भुरभुरा रखता है, नरम रखता है, pH को स्टेबल रखता है, और फिर सल्फ़र जो है वो नेचुरल फंजीसाइड और बैक्टीरियासाइड भी है। ये बैक्टीरियाज को और फंगस को किल करता है, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, जो है वो हमें डॉक्टर जवाद हुसैन साहब ने हमें मुकम्मल मालूमात फ़राहम की कि ज़मीन के लिए आलू की तैयारी कैसे की जाती है, किन चीज़ों का ख़्याल रखें, बीज के बोने से लेकर ठीक है उसके उगने तक आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश या हमारे जो फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया हैं ठीक है, या जो हमारी एक्टिव सल्फ़र है उसका क्या किरदार है। तो ये थी हमें मुकम्मल हमारी रहनुमाई जो एक किसानों को आपने दी। बहुत शुक्रिया, आपने हमने कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, अगर आने वाले टाइम में भी आप इस तरह की मुफीद वीडियो के देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इको ग्रो विद डॉक्टर कलीम को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आने वाले टाइम में मुफीद वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा निगहबान।